हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? तो गाइस, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं और मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो तहे दिल से मैं आप सभी की आभारी हूँ। और गाइस, मैंने पहले भी बताया था, जो हमारे भारत देश का संविधान है वो अन्य देशों से बहुत ज़्यादा पृथक है। हमारे देश में भिन्न भिन्न संस्कृति, धर्म और भिन्न भिन्न जाति के लोग, संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो हमारे भारत के संविधान में सभी धर्मों का आदर सम्मान किया जाता है। तो हमको किसी भी धर्म का विरोध करने का अधिकार नहीं है, और यदि हम किसी भी धर्म का विरोध करते हैं तो हम संविधान के कानूनों का उल्लंघन करते हैं। तो ये धर्म जाति को छोड़ करके हमको भाईचारे की भावना से रहना चाहिए। और हम भले किसी धर्म और फिर या त्यौहार या संप्रदाय या संस्कृति का अनुसरण ना करें, लेकिन हमको उसका विरोध भी नहीं करना चाहिए। तो गाइस, कल 25 दिसंबर है और हिंदू मान्यता के अनुसार कल से दिन बड़े और रात छोटी होने लगती है, इसलिए 25 दिसंबर को बड़ा दिन भी कहा जाता है। और उसके अलावा 25 दिसंबर को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। गीता जयंती हर साल मार्च शीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, और इस बार यह दिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को ही ईसाई धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, जिसको कि क्रिसमस डे कहते हैं। तो आप सभी क्रिश्चियन भाई बहनों को और मेरी चिरकुट पार्टी को हैप्पी क्रिसमस डे। और इस दिन प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, और सभी मिशनरी स्कूल और चर्च में प्रेयर की जाती है, और प्रभु यीशु के से गुड विश मांगी जाती है। और सब कुछ बदल जाता है, लेकिन ना कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती, जैसे कि संस्कृति, परंपरा, यादें। और मेरे बच्चों के स्कूल में भी क्रिसमस डे पर वही सब प्रोग्राम होते थे जो कि मेरे स्कूल में होते थे। और मेरे बच्चों के स्कूल में भी एक प्रेयर रूम था, और मैं अपने बच्चों के स्कूल के पेरेंट्स मीटिंग में जाती थी ना, तो मुझे लगता था कि मेरा ही स्कूल है, क्योंकि जिस तरह से मेरा स्कूल बना हुआ था ना, एकदम उसी तरह से बिल्कुल मेरे बच्चों के स्कूल भी बने हुए हैं। और मेरे स्कूल में भी 3-4 गेट थे, और उसी तरह से एंट्री करते ही प्रिंसिपल का ऑफिस था, और उसी तरह से गार्डन था, और वैसे ही ऑडिटोरियम था जहाँ पर कि प्रोग्राम होते थे, प्रेयर होती थी, और चारों तरफ रंग बिरंगे फूल और एकदम मन को छू लेने वाला सुकून था। बहुत ही शांति मिलती थी जब गार्डन की तरफ जाती थी ना मैं अपने बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग में। तो वहाँ पर चारों तरफ कलरफुल फूल रहते थे और बहुत सारी स्पेस थी, तो मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब मैं स्कूल जाती थी ना, तो मुझे स्कूल जाना बहुत बोर लगता था, और क्लास में बैठकर मैं छुट्टी का इंतज़ार करती रहती थी। ऐसा नहीं था कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन मैडम के लेक्चर से ज़्यादा मुझे खुद के नोट्स बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, और इसलिए मैं नोट्स बनाने की वजह से सोचती थी कि जल्दी से जल्दी छुट्टी हो जाए और फिर मैं घर जाकर नोट्स बनाऊं, रिवाइज़ करूं। और मेरे घर में ना मेरे भाई के फ्रेंड्स आए या मेरी मम्मी की फ्रेंड्स आए, कोई भी आए, मुझे किसी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता था, क्योंकि मैं पहले अपनी पढ़ाई करती थी, और मुझे सबके बीच में बातें सुनना या सुनाना बिल्कुल भी नहीं पसंद था, क्योंकि वैसे भी कम बोलना हिंदू संस्कृति में लड़कियों के संस्कार या तहजीब से जोड़ा जाता है। तो गाइज, आज मैं एकाकी जीवन की नीरस कहानी का शीर्षक अधूरी ख्वाहिशों के बुनते ताने बाने का पार्ट 5 और लास्ट ऑडियो लेकर आई हूँ। तो गाइज, हमारे समाज में लोगों का नज़रिया हमारे जीवन की कई परेशानियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। हमारे घर में बेटा या बेटी है तो उनकी शादी क्यों नहीं हो रही, सारी उम्र क्या घर में बैठा के रखोगे, इस तरह से सवाल किए जाते हैं। और या फिर कुछ कमी हो गई इसलिए कोई पसंद नहीं करता तुम्हारे बच्चों को। कुछ इस तरह के कचोटते सवाल अंतर्मन को घायल कर देते हैं, और ना कई बार माता पिता समाज के इन सवालों का जवाब नहीं दे पाते, और अपने बच्चों की जल्दबाजी में कहीं भी शादी करा देते हैं, और जिसका परिणाम यह निकलता है कि लड़की चुपचाप ससुराल में रहकर सबके जुर्म सहती है। और इसका एक उदाहरण मैं भी हूँ।
लेकिन मैंने जुर्म के आगे घुटने नहीं टेके और ना ही कभी हारी, ना किसी का अपमान किया और ना कभी किसी से अपशब्द बोले। लेकिन मैं कई बार सुनती हूँ कि मेरी शादी के पहले से लेकर के शादी के बाद तक कई लोग बताते हैं कि हम वहाँ बैठे हुए थे तो तुम्हारी कहानी बता रहे थे, तो तुम्हारी कहानी सुनते सुनते तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उसी तरह से मेरे मायके में भी मेरी कई फ्रेंड्स यही बताती हैं। लेकिन अब तो इतने सारे दिन गुजर गए कि इंसान ना बहुत सारी तकलीफ़ें या कष्ट सहता रहता है, तो वो कई सारी बातें भूलता चला जाता है। तो इसी तरह से मैं भी अपनी जीवन के बहुत सारे कष्ट और दुख ना बहुत भूल चुकी हूँ एकदम। और जब कोई मुझे याद दिलाते ना तो या तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है, और या फिर कोई एग्ज़ाम्पल दें फिर याद दिलाते रहें तो भी मुझे याद नहीं आ पाता है। और मुझे लगता है कि यदि इंसान अकेला रहता है, उसे पता रहता है कि तुम्हारे साथ में तुम्हारी तकलीफ़ों और तुम्हारे कष्टों से लड़ने के लिए कोई भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इंसान मजबूत बन जाता है। क्योंकि यदि इंसान चारों तरफ से कष्ट, दुखों और अंधेरों से घिर जाता है ना, तो वो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं कि डूब जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी होते हैं कि उस अंधेरे और कष्टों से निकल करके ज़िंदगी को जीत लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी को जीतना ही मानव जीवन का कर्तव्य भी है और साहस भी है। तो गाइस, रात के 8 बज रहे थे, तो जून की गर्मी थी और उर्मी के भैया भाभी के घर काफ़ी सारे लोग आए हुए थे और उर्मी को भी बुलाया गया था। तो काफ़ी समय से उर्मी की मदर, सत्संगी भाई और उसके भैया भाभी चाहते थे कि उर्मी शादी करके घर बसा ले। और जब उर्मी की शादी की उम्र थी तब यही लोग कहते थे कि लड़की होकर लड़कों की तरह अपने घर परिवार की जिम्मेदारी निभाती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे उसका। और तब किसी ने भी उसकी शादी के लिए सिफारिश नहीं की थी। और अब जबकि उर्मी 40+ की हो गई थी, उसके भीतर की सारी ख्वाहिशें दफन हो चुकी थी और उस वक्त उसके लिए जीवन साथी की तलाश की जा रही थी। उर्मी के घर से 2-3 घंटे की दूरी पर एक फैमिली रहती थी और उनके बेटे की उम्र भी 40+ थी और वही लोग उर्मी को देखने के लिए आए थे। और वह लड़का उर्मी को बिल्कुल भी नहीं पसंद था, ना ही उसका व्यवहार पसंद था। वह अजीब सी किस्म का इंसान था। लेकिन घर वालों के ज़्यादा कहने पर उर्मी ने शादी के लिए हाँ कर दी और शादी की तैयारियां होने लगी। उर्मी के भाई बहन, मदर सभी उर्मी की शादी से बहुत खुश थे, लेकिन स्वीटी उर्मी की शादी से खुश नहीं थी। उसको लगता था कि उसकी बुआ उसको छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन सभी रस्मों के साथ शादी संपन्न हो गई और उर्मी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। उर्मी के हस्बैंड ने 2-4 दिन बाद से ही उर्मी पर जुर्म ढाना शुरू कर दिया था। खुद कुछ भी नहीं करता था और पूछा तो ये बताया कि मैं भोपाल में नेता हूँ, मेरा बहुत बड़ा ऑफिस है। और उर्मी से वह जॉब से रिजाइन देने के लिए बोलने लगा। तो उर्मी ने कहा कि आप भी जॉब नहीं करते और यदि मैं भी इस तरह से जॉब छोड़ दूंगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा। तो उर्मी के हस्बैंड ने उसके साथ मार पिटाई भी करी और कहा कि ये जो तुम्हारा धर्म है, घर में सबकी सेवा करना है, तुम घर में रहकर सबकी सेवा करो और नौकरी छोड़ दो और घर के खर्च का हिसाब मैं देखूंगा। तो इस बात पर उसने उर्मी को तलाक देने की भी धमकी दी। तो उस समय शादी के कुछ दिन भी नहीं हुए थे और यदि तलाक हो जाता तो सब उर्मी में ही कमी निकालते। और उर्मी बहुत सीधी थी, कभी ऊंची आवाज़ में नहीं बोलती थी और उसके बावजूद भी उस पर हजारों तरह के इल्ज़ाम लगा दिए गए। और जब एकदम हद पार हो गई तो 1 साल बाद उर्मी ने कहा कि मुझे तलाक चाहिए और सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए। यहाँ तक कि उर्मी के ससुराल वाले भी उर्मी की बात से सहमत थे, क्योंकि उर्मी के ससुराल में उर्मी के हस्बैंड के अलावा सभी भाई भाभी बड़ी पोस्ट पर जॉब करते थे। और उर्मी और उसके हस्बैंड की रजामंदी से तलाक हो गया। और वाइफ हस्बैंड की यदि रजामंदी से तलाक हो जाता है तो फिर कोर्ट में केस नहीं चलता है और ना पति पत्नी दोनों एलिगेशन एक दूसरे पर लगाते हैं और ना ही पैसा खर्च होता है इसमें और ना ही ज़्यादा समय खर्च होता है।
तो अब उर्मी का तलाक हो चुका था और अब उसने किराए का मकान छोड़कर बहुत बड़ा मकान बनवा लिया था और अपनी मदर के साथ उस मकान में रहने लगी थी और अपनी नीरस जिंदगी, एकाकी जीवन की नीरस कहानी की तरह अधूरी ख्वाहिशों के बुनते ताने बानों को तिलांजलि देकर जीवन के शेष दिनों के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। तो गाइस, हमारा समाज इसलिए बना है कि हम एक दूसरे के दुख दर्द को समझ सके और अपने परिवार के किसी भी सदस्य की जिम्मेदारी के अलावा उसके अपने जीवन के महत्व को समझें। और यदि हमारे परिवार का कोई सदस्य हमारी अपनी महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार कर परिवार की जिम्मेदारियों को वहन कर रहा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उसकी खुशियों का हम ध्यान रखें, क्योंकि खुशियों या ख्वाहिशों का मेला इंसान के जीवन में सिर्फ एक बार आता है और उसके बाद इंसान सिर्फ जिम्मेदारियां पूरी कर सकता है, खुश नहीं रह सकता है। तो गाइस, आज एकाकी जीवन की नीरस कहानी का शीर्षक अधूरी ख्वाहिशों के बुनते ताने बाने की कहानी का दी एंड हुआ और आप मेरी इस कहानी का ऑडियो सुने, मुझे सब्सक्राइब करें और जो मैं नेक्स्ट स्टोरी लेकर के आऊँगी उसका शीर्षक होगा एक कफन लाल जोड़े का। और आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरी स्टोरी सुनिए।